अगले दिन मौसम साफ हो चुका था। सूरज अपने पूरे तेज के साथ अपनी किरणें बिखेरे गुनगुनी धूप का एहसास करा रहे थे। बारिश से धुली प्रकृति अपनी आभा बिखेर चुकी थी। खेतों में धान की फसलें मंद मंद पवन के वेग के साथ झूम रही थीं। मैं अटारी पर गुलमोहर की छांव में खड़ा सहजता से उस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। सामने पूरब दिशा में वो आम की घनकी बगीचा जो आज खाली खाली नजर आ रहा था, जो कभी इतना घना हुआ करता था कि दिन के उजाले में उसमें इंसान अकेले जाने का साहस नहीं जुटा पाता था, इसलिए उसका नाम घनकी बगीचा था। वहीं ठीक नदी से सटा रामधनी आम का विशालकाय पेड़ आज भी बिल्कुल वैसा ही जान पड़ रहा था जैसा कि ठीक 8 साल पहले था, जहाँ चाहत के संग बातचीत में घंटों बिता दिया करता था। नील रामधनी आम की ओर अपलक देख अपने अतीत में समाता जा रहा था, जैसे चाहत उसे उसी पेड़ के नीचे बैठी नजर आ रही हो। चाहत कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था उससे। उसकी सुबह, उसकी शाम, सब कुछ चाहत ही तो थी। चाहत के बदन की खुशबू नील के रोम रोम में बसी हुई थी। वह बेसुध सा मुग्ध खड़ा होकर उस रामधनी की ओर अपलक निहार रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जो भी घटित हुआ है वो महज एक बुरा स्वप्न है। वह खुली आंखों से ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो, जिससे वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है और आते ही अपने आप को चाहत को अपने आगोश में पाएगा। तुम यहाँ आकर देवदास बने खड़े हो और मैं हूँ कि तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही हूँ। उसकी हड़बड़ाहट भरी बोली से नील की तंद्रा खिन्न हो गई। अरे तुम, क्या बात है जो तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं ताज्जुब से बोला। वो कल की बात जो अधूरी रह गई थी। वह झट से बोली और हंस दी। मैं जानकर भी अनजान बनते हुए बोला, कौन सी बात? और मुस्कुरा दिया। देखो, ना तो आज जल्दी शाम होने वाली है, ना हमें कोई देखने टोकने वाला, और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं आज तुमसे सच जानकर ही रहूँगी। वह रोब जमाती हुई बोली। कैसा सच? और क्या जान कर रहोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही कि तुम्हें मोहब्बत हुई या नहीं, किससे, और तुम यहाँ क्या नाप शनाप की बातें कर रही हो? मेरी तो कुछ दिमाग में नहीं बैठ रही। हम जितना पूछ रही हैं बस उतना ही जवाब दो ना। आम खाने से मतलब है, गुठलियों का क्या करना? उसने बेधड़क ही कहा। उसके इस बर्ताव को मैं समझ नहीं पाया और बोला, ये आम गुठली पहेलियाँ ना बुझाओ और साफ साफ बताओ। देखो, हमें तुमसे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं? वह निडरता से बेबाक अंदाज में बोली। उसके शब्दों में तनिक भी सौखचाट नहीं थी, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। मैं उसके चेहरे को विस्मय ही देखते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम? देखो, तुम सुंदर हो, तुम्हारा आचरण भी अच्छा है। तुमसे मैं क्या, कोई भी प्रेम करना चाहेगा, परंतु मैं इस लायक नहीं हूँ। वह बोली, अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी, और हंस पड़ी। दूसरे ही क्षण फिर बोली, अच्छा बताओ, सब चाहेंगे पर तुम क्यों नहीं? वह हंसते हुए एक बार फिर बोली, देखो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैंने कहा, क्यों नहीं है? इससे तो साफ हो गया कि तुम किसी से मोहब्बत करते हो। हाँ, करता था, पर अब ना होगा ये मुझसे, क्योंकि मैं माँ और तिवारी जी के बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा और अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अटारी के छितवाली पर दोनों हाथ टिकाए जा खड़ा हुआ। सूर्य की चमक फिर से फीकी पड़ने लगी। बदरा फिर से नम छाने लगे। मौसम फिर से अपने तेवर बदलने लगा। मैं खामोशी से खड़ा अपलक खेतों की ओर नजरें जमाए देख रहा था। मन के कोने में जो विषाद भरी हुई थी, वह एक बार फिर से प्रेम की आंच पर पिघलने लगी थी। अब कहाँ है और कौन थी वह? वह मेरे समीप आते हुए बोली, एक लड़की थी जिससे मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम किया था। किया था मतलब? वह हैरानी से बोली, मतलब यह कि वह मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली गई। पर क्यों? वह उतावलेपन से बोली। लेकिन तुम जानने के लिए क्यों बेताब हो? आखिर तुम जानकर क्या करोगी? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत के बाद वह तुम्हें आखिर छोड़कर क्यों चली गई? उसके जिद करते ही मेरा दिमाग किसी फिल्मी कैसेट के मानंद रिवाइंड होकर फ्लैशबैक में चला गया। बात उन दिनों की है जब मैं गांव पर रहा करता था। उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब तिवारी जी ने मेरा नामांकन भरतपुर के माध्यमिक स्कूल में कराया था।
उसका नाम भी तुम्हारी तरह चाहत था, जो तुम्हारी तरह बेबाक और निडर स्वभाव की लड़की थी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन चाची जी का हमारा नाम लेते लेते रुक जाना और तुम्हारा हमारा नाम सुनकर उस दिन हैरानी से हमें अपलक निहारना, तो अब समझे इसके पीछे यह गुत्थी है। हैरानी हमारे नाम से थी और हम थे कि इसे कुछ और ही समझ रहे थे। हाँ, क्योंकि इसी नाम ने मुझे मेरी माँ और तिवारी जी से 8 साल दूर रखा। अच्छा, तो आगे क्या हुआ था? मैं दिलचस्पी लेते हुए बोली। स्कूल का प्रथम सप्ताह, पहला दिन। लड़के लड़कियों का स्कूल के परिसर में जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ चेहरे जाने थे तो कुछ अनजाने भी। जो जाने पहचाने थे वे हमारे गांव स्कूल के थे, जो अनजाने थे वे दूसरे गांव स्कूल के थे, पर सब हाहा ही करते नजर आ रहे थे। मैं और मेरा मित्र हर्ष यानी हर्षित दोनों ही एक ही गांव से थे और एक ही क्लास में। वैसे और भी मित्र थे, लेकिन वह सब नाम के ही थे। सही मायने में मित्र क्या होता है वह बस हर्ष ने सिखाया था मुझे। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और थोड़ा चुगलबाजी। हाल ये था कि पहला दिन ऊपर से बारिश, कहते हैं ना बिन मौसम बरसात, शायद इसी तरह से होती है। जितने भी लड़के लड़कियां झुंड बनाकर स्कूल के परिसर में हा ही कर रहे थे, वे सभी एक साथ बरामदे की ओर एक साथ भागने लगे, जैसे कोई खूंखार जानवर उनके पीछे लग गया हो और वे उसे अपनी जान की सलामती के लिए भाग रहे हों। समझ नहीं आता लोग बारिश से क्यों इतना खौफ खाते हैं। वो नज़ारा देख मानो ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे वो शक्कर या गुड़ की भांति हों, अगर कुछ देर रुके तो बारिश की रिमझिम फुहारों से चाशनी बन जाएंगे। निसंदेह शायद ऐसा ही होगा, इसी से तो भाग रहे थे। पर मैं थोड़ा ढीठ था। मुझे वर्षा ऋतु बेहद पसंद थी। वैसे ऋतुओं की बात की जाए तो बसंत ऋतुओं में राजा है, अर्थात इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है, पर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर्षा ऋतु थी। मुझे बारिश में खुले नब के नीचे छप छप कर बारिश की रिमझिम फुहारों से भीगना बेहद पसंद था। पर यह बिन मौसम की बरसात थी, जिसमें भीगना सेहत के लिए उचित नहीं था। लिहाजा मैं और हर्ष भी दौड़कर बरामदे की ओर जा पहुंचे। तभी बरामदे में से लड़कियों के झुंड में से एक आवाज़ आई, देखो यार, अभी तक चाहत नहीं आई। तभी अनायासी उनमें से एक लड़की हैरानी भरी आवाज़ से बोलती है, अरे वह देखो, वह आ गई। उसकी आवाज़ में उत्साह झलक रहा था, जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। मेरी दृष्टि भी अचानक ही उस दिशा की ओर जाकर ठहर गई जिधर से वह आ रही थी। इकहरा बदन, गोरी रंगत, तीखे नैन, गुलाब के आकर्षण से उसके गाल, मुखड़े पर मुस्कान, कमर तक हिलकोरे भरती काली सलीके से गुथी हुई चोटी, सर को छुन्नी से तोपे, किताबों को सीने में छुपाए सरपट तेज कदमों से बरामदे की ओर बढ़ती चली आ रही थी। स्कूल के सारे लड़के लड़कियों की नज़र उसे दीदा फाड़े निहार रही थी। वह अगले ही क्षण बरामदे में दाखिल होते हुए उन लड़कियों के झुंड में समा गई। तभी उनमें से एक लड़की बोली, महारानी को कितना भी समझा लो, पर वह समय से पहले नहीं पधारेंगी। लो अब खामियाजा भुगतो। इससे यह ज्ञात हो गया था कि महारानी बहुधा ही अबेर से आती हैं। भला आए भी क्यों ना, सारा स्कूल उन्हीं के दीदार में तो पलकें बिछाए बैठा था, तो लाजमी है स्टारडम भी कोई चीज़ होती है। अरे नील, ये क्या बिलौटे की तरह दीदा फाड़े उस ओर निहारे जा रहे हो? हर्ष बोला। अरे, सारे लड़के और सारी लड़कियां उसी ओर तो दीदा छितराए ताक रहे हैं। मैंने अगर देख लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? मैंने चुहलता से कहा। अच्छा, तो सारे दामोदर में जा कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगे? हर्ष चिढ़ते हुए बोला। सब कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे, मैंने मदोसी भरे अंदाज में सांसें भरते हुए कहा। अच्छा बेटा, तो तैरना आता है आपको? उसने एक बार फिर कुड़ते हुए कहा। कूदेंगे तो सीख जाएंगे, पर तुम क्यों सुलग रहे हो? मैंने मजाकिया अंदाज में कहा। बेटा, तुम्हारे मंसूबे ठीक नहीं जान पड़ रहे हैं। मंसूबे का तो पता नहीं, पर दिल के पास दिमाग नहीं होता, ये आज पता चला। चलो, अब प्रथम घंटी बज चुकी है, अन्यथा शिक्षक महोदय क्लास में तुम्हारे दिमाग और दिल का घंटा बजा देंगे, कहकर वह हंस पड़ा। स्कूल का पहला दिन हुल्लड़बाजी और बस उसे निहारने में बीता। दिन के 12:30 बज रहे थे जब छुट्टी की घंटी बजी। हर्ष और मैं अपना बैग लिए स्कूल से बाहर आ पहुँचे। सूर्यदेव सिर के बीचों बीच विराजमान थे। उनकी वक्र दृष्टि का कोप असहनीय था।
धरती भी उनके प्रकोप के कारण ताप उगल रही थी। खेत खलिहान बंजर भूमि से जान पड़ रहे थे। पवन सूर्य के कोप से स्वयं को बचाते हुए कहीं जा दुबके थे। ऐसे में तपन से बुरा हाल था। भूख भी जोरों की लग रही थी। तभी मैंने हर्ष से कहा, भूख लग रही है, क्यों ना चलकर कुछ नाश्ता कर लिया जाए। उसने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर हम दोनों रामलाल काका की दुकान पर जा पहुँचे। रामलाल काका की नज़र जैसे ही हम पर पड़ी, उन्होंने 2 प्लेटों में समोसे निकालकर हमारी ओर बढ़ा दिए। मैंने समोसे को तोड़ एक टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि तभी पीछे से लड़कियों का झुंड भी उस दुकान पर आकर ठहर गया। उसमें उनके संग चाहत भी थी, जिसे मैं अपनी चोर नज़र से निहारे जा रहा था। उन्होंने कागज़ की थैली में समोसे लिए और वहाँ से चल दी। मैंने जल्दी से अपना समोसा ख़त्म किया और हर्ष को लेकर उनके पीछे हो लिया। जब से स्कूल आए हो तब से देख रहे हैं हम, उस लड़की के बारे में ही तफ्तीश किए जा रहे हो। क्या विचार रहा तुम्हारे मन में, जो इस तरह से उस अनजान लड़की के पीछे दौड़ने के लिए विवश हो? हर्ष अधीरता से बोला। कैसी बातें कर रहे हो? वह अनजान कहाँ? देखो, वह तो हमारे स्कूल और वह भी क्लास की है, तो हुई ना जान पहचान वाली। बोलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। अरे ये क्या, वह देखो, यह तो अपने ही गांव की पगडंडी की ओर जा रही है। पर आज तक इन लड़कियों को अपने गांव में कभी नहीं देखा। वह विस्मय ही बोल पड़ा। हाँ हर्ष, चलो चलो जल्दी चलो, पता तो हो क्या ये हमारे ही गांव की हैं? अगर हैं तो फिर किसके घर से ताल्लुक़ रखती हैं? मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए उत्सुकता से कहा। परंतु तुम क्या करोगे जानकर? कहीं तुम्हें ये पहली नज़र में प्रेम तो नहीं हो गया? वह मेरे चेहरे को ताकते हुए बोला। अभी का इल्म नहीं, परंतु इसके बाद का कह नहीं सकता, मैंने चुहलता भरे अंदाज में कहा। कुछ ही कदमों का फासला बचा था, तभी मैंने पीछे से आवाज़ दी, अरे सुनो। क्योंकि उस झुंड में अब महज 2 ही लड़कियां बची थीं। बाकी जो दूसरे गांव की थीं, वह अपनी पगडंडी की ओर रुख कर चुकी थीं। मेरी बोली सुनकर वह दोनों ठिठक गईं। उनमें से एक बोली, बोलो क्या बात है, और मेरे चेहरे को घूरने लगी। मैं निर्भय ही बोला, मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दी, और मुस्कुरा दिया। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे इशारा किया। चलो ये दांत निपोड़ना बंद करो और जल्दी बको, क्या बकना है? वह कड़क आवाज़ में बोली। आपका नाम चाहत है? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने 2 टके सा जवाब दिया और आगे बढ़ गई। इसका मतलब वह चाहत नहीं थी? नहीं, वही चाहत थी। जब स्कूल में लड़कियों ने उसे चाहत कहा तो वह हाजिर जवाबी में पलटी और उन सबसे बात में मशगूल हो गई थी। इसके हिसाब से वह चाहत ही थी, परंतु जब तुमने उससे नाम पूछा तो वह माना क्यों नहीं कि वह चाहत है? अरे कोई भी अनजान लड़की भला किसी लड़के से इतनी जल्दी बात क्यों करेगी? तुम खुद को देखो, तुमने तो जरा सी चूक पर तमाचा जड़ दिया था। गनीमत रही उसने तो नाम बताने से इनकार किया, तुम्हारी तरह तमाचा तो नहीं मारा। हमें तो तुमसे मोहब्बत हो गई है, कैसे एतबार दिलाएं? वह मन ही मन में बड़बड़ाई और बोली, अब हमें यह उलाहना जीवन भर देते रहोगे क्या? नहीं, मैं तो बस चुगलबाजी कर रहा था, परंतु तुमने कुछ और कहा क्या? नहीं नहीं, शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक तेरे। हर्ष रोष में बोला। यार तू मेरा मित्र है या मेरा बैरी? मैंने खींचते हुए कहा। यह तुझसे भला किसे ज्ञात होगा? वह तपाक से बोला। वो हमारी पहली भेंट थी, शायद हमारा रिश्ता ही क्या था उस वक्त। वह आगे आगे बढ़ रही थी, हम खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। उसी वक्त उसकी सहेली जिसका नाम छवि था, जो उनकी बातों से हमें जान पड़ा था, वह उससे धीमे लहजे में बोली, उसने तुमसे नाम पूछा तो तुमने झूठ क्यों बोला? अब हमारी स्थिति कुत्ते के माफिक थी। ध्यान तो पगडंडी पर था, पर कान उनकी दिशा में लगाए हुए थे। तो क्या सच बोल देती? हाँ, मेरा नाम ही चाहत है, उसने रोष में कहा। तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है, छवि ने उससे कहा। तो क्या किसी भी अरे गहरे को अपना नाम बताना उचित है क्या? उसने चिढ़ते हुए कहा। खैर तुम्हारी मर्जी, छवि ने कहा। इसमें मर्जी वाली क्या बात है? मैं इन जैसे लड़कों को सलीके से जानती हूँ। ये अभी नाम पूछेंगे, बाद में घर, फिर कहेंगे तुम मुझे अच्छी लगती हो।
उसने चलते चलते चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। अब बस भी कर चाहत, हम गांव में पहुंच गए हैं। हमारा सिलसिला प्रथम सप्ताह में यूं ही चलता रहा, उसका आना और जाना और मेरा उसके पीछे पीछे मूर्खा की तरह भटकना। रविवार के दिन भोर का पहर, मैं बेसुध निद्रा की आगोश में लिप्त था। तभी, नील बेटा उठ जाओ, देखो सूरज कहाँ चढ़ आया है। माँ की बोली, जिससे मेरी सुबह होती थी। भोर बेला की सबसे पहली ध्वनि मेरे कानों में माँ की ही गूंजती थी। मैंने अधखुली आंखों से देखा तो सूरज की किरणें रोशनदान से छनकर गुच्छों सी घर में छितराई हुई थी। मैं आंख भींजते हुए उठा और नित्य क्रिया के पश्चात मैंने माँ के पास जा पहुँचा। तभी माँ बोली, तुम्हारे पिताजी बाड़ी में भोर के गए हैं, जरा उनको ये चाय और पानी की बोतल दे आओ। जी माँ, कहकर मैंने चाय का थर्मस, पानी की बोतल ली और अपनी बाड़ी की ओर चल दिया। गांव से सटी पूरब दिशा में बाड़ी थी, जिसमें तिवारी जी भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाया करते थे। मैं गांव की तंग गलियों से होकर मैं बाड़ी पर पहुंच गया। मैंने तिवारी को पहले पानी की बोतल दी, बाद कप में चाय उड़ेल उन्हें चाय का कप थमा दिया और किनारे पगडंडी पर जा बैठा। पहाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर में बने आलीशान मकान को देखने लगा। उसके ठीक सामने कनेर, गुड़हल और जूही के पौधे लगे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगे पुष्प अपनी आभा बिखेरे हुए थे, जो बड़े ही मनोरम जान पड़ रहे थे। साथ में अमलतास और कचनार का पेड़, जिन पर पीले और गुलाबी पुष्प लदे हुए थे, जो प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तिवारी जी चाय खत्म कर बाड़ी में वापस अपने काम काज में लग गए। तभी मेरी नज़र एक बार फिर कनेर पर एकाएक पड़ी। उस दृश्य को देखकर आंखें चितरा गईं और उस ओर जाकर ठहर गईं। अरे, ये तो चाहत है, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तिवारी जी अपने काज में लीन थे। मैं वहाँ से उठा और कनेर के छोटे से पेड़ के पास जा पहुँचा, जहाँ चाहत उस पर से पुष्प तोड़ रही थी। तुम यहीं रहती हो? मैंने विनम्रता से पूछा। नहीं, जहन्नुम में, यहाँ पुष्प तोड़ने आई हूँ। बोलो, क्या करना है तुम्हें? मैं रोष में बोली। मैं हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, बस यूं ही पूछा, और मुस्कुरा दिया। ये बत्तीसी दिखाना बंद करो और निकलो यहाँ से, अन्यथा अपने पिताजी को बुलाऊंगी, उसने कड़क आवाज में कहा। बड़ी ही अकड़ू है, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? मैं सकपकाते हुए बोला, कुछ नहीं। लगता है इसे मौन की भाषा भी समझ आती है। इससे आगे बात बढ़े 9 दो 11 हो लो। मैं अपने आप से बतियाते वहाँ से खिसक लिया। उसके बोलने का जरा भी मलाल ना था मुझे, बल्कि मैं तो भीतर ही भीतर बेहद खुश था। भला खुश भी क्यों ना होता, चाहत का ठिकाना जो मिल गया और उसके दीदार की खातिर अच्छा बहाना भी, जो थी मेरी बाड़ी। मैं पुनः अपनी बाड़ी में जा लौटा और तिवारी जी से बोला, आप घर जाइए, मैं यह काज कर लेता हूँ। मेरे शब्दों को सुनकर तिवारी जी स्तब्ध हो गए और आश्चर्यचकित होकर मेरे चेहरे को एकाग्रता से निहारने लगे, जैसे मैंने कहकर कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। दूसरे ही क्षण तिवारी जी मुस्कुराए और बोले, तुमसे यह ना होगा, तुम घर जाओ, देखो धूप कितनी कड़ी होती जा रही है। मैंने भी स्पष्ट लहजे में कहा, कैसे ना होगा हमसे, जो आप कर पा रहे हैं वह हम भी तो कर सकते हैं। क्या बात है, आज अचानक तुम्हारा ये सब काम काज करने का बड़ा मन हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का मकसद? उन्होंने सवालिया नज़रों से कहा। मैं हिचकिचाते हुए बोला, इसके पीछे मेरा कोई प्रयोजन या मकसद नहीं, और भला कैसा मकसद? अरे तिवारी जी, देखो अब हम बड़े भी हो चुके हैं, आपके बाद ये सब हमें ही तो देखना है। इसलिए सोचा है कि अभी जो कुछ बरस पश्चात करेंगे, क्यों ना वो अभी से शुरू कर दें। आपके बाद हम ही तो हैं घर में, जिसे ये सब करना होगा, मैंने सहजता से कहा। इसमें क्या धरा है, पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनो। तिवारी जी ने आस भरी नज़रों से मेरी तरफ ताक कर कहा। नहीं तिवारी जी, हमें अफसर नहीं बनना, हमें तो आगे जाकर एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना है और खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जो हमेशा अपने गांव आप और माँ के साथ रह सकें। तिवारी जी मेरी व्यथा को समझने में नाकाम थे, लिहाजा मुस्कुराते हुए लाड से बोले, अच्छा बाबा, तुम्हारा जो जी करे वही बनना, पहले बढ़िया से पढ़ाई तो कर लो। और मुस्कुरा दिए। सो तो हम करेंगे तिवारी जी, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है,
वह मेरी कथनी को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और बाड़ी में फिर से अपने काज में जुट गए। हम वही पगडंडी पर बैठे चोर नज़रों से चाहत को निहार रहे थे। तभी कुछ ही क्षण बीते कि छवि भी वहां आ गई। छवि खूबसूरती में चाहत से कम नहीं थी। गेहुआ रंग, खुले लहराते रेशम से बाल, लंबी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही समान गर्दन, माधुर्य भरी आवाज़, गुलमोहर पुष्प समान उसके होंठ, इकहरी काया। जब मुस्कुराती तो किसी हीरोइनी से कम न जान पड़ती। दोनों ही एक दूसरे से मिल हंस कर बातें कर रही थीं। तभी छवि की नज़र मेरी तरफ पड़ी। मुझे बाड़ी में देख वह हिचक गई और बोली, यार वह लड़का तो यहाँ तक आ पहुँचा, और हैरानी से देखने लगी। हाँ, तूने देखा उसे? देख कैसे बिलार किसी आंखें किए इधर ही ताके जा रहा है, वह खींचते हुए बोली। चाहत एक बार देख तो, कितना उत्तम कमनीय जान पड़ रहा है। चेहरे पर कितनी मासूमियत झलक रही है। जानती है, मैंने पता किया था वह अपने ही गांव के तिवारी काका जी का लड़का है। तिवारी काका बड़े ही अच्छे और सभ्य स्वभाव के हैं। कहे तो मैं उस लड़के से तेरा परिचय कराऊं? छवि मुस्कुराते हुए बोली। भला मैं क्यों करूं उससे परिचय? तू स्वयं ही क्यों नहीं कर लेती जाके उससे अपना परिचय? अगर तुझे उसके चेहरे की मासूमियत कमनीय लगती है तो, उसने चिढ़ते हुए कहा। बेशक वह छवि की बातों से कुपित हो रही थी, किंतु चेहरे पर आभा की झलकियां उगाई थी और होठों पर मध्यम मुस्कान अटखेलियां कर रही थी। देख चाहत, पहली बार कोई ढंग का लड़का मिला है, वह भी इतना सुघड़ और अच्छे घर का है। वह भी तुम्हारी तरह ब्राह्मण घर से ताल्लुक रखता है, और तुम हो कि उसे भाव ही नहीं दे रही हो। अगर वह मेरा नाम पूछता तो मैं उसे कब का अपना नाम बता ही देती। छवि शरारत भरे अंदाज में बोली। देख छवि, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और तू तो जानती है ना भाई जी को कितने सख्त मिजाज वाले हैं। अगर इन सब बातों की जरा भी भनक उनके कानों में लगी तो पिताजी से बोलकर वह मेरा स्कूल जाना बंद करवा देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस वजह से पढ़ाई बंद हो। उसने भीरुता से भरे हुए स्वर में कहा। हाँ हाँ, वो तो समझती हूँ मैं। अच्छा चल, बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर छवि वहाँ से चली गई। अब नील नित्य प्रतिदिन अपनी बाड़ी पर जाने लगा। चाहत उसे कभी अपने ही घर के पास गलियारों में, तो कभी अपने ही घर के पास पुष्प तोड़ते, तो कभी छवि के साथ लंगड़ी टांग खेलते हुए नजर आती। जब कभी वह आमने सामने पड़ जाते तो चाहत अपनी नज़र फेर लेती, किंतु जब नील आगे बढ़ जाता तो चाहत उसे पीछे से ताकती रहती। इसी तरह धीरे धीरे महीने सप्ताह बीत गए, पर चाहत और नील का किस्सा आगे नहीं बढ़ा। किंतु एक दिन छवि और चाहत स्कूल के लिए जा रही थी। उस दिन उनके सिवा उस पगडंडी पर और कोई नहीं था। तभी पीछे से नील और हर्ष आ गए। तभी कदमों की ध्वनि से चाहत ने मुड़कर पीछे देखा। उसे अपने पीछे कुछ कदमों के फासले पर नील और हर्ष नजर आए। चाहत नजर टिकाए उस ओर गौर से देखने लगी। यह देख छवि स्तब्ध रह गई। चाहत की आंखें नील को देख सब नीली हुई जा रही थीं। यह देख छवि मुस्कुराई और बोली, महारानी को पढ़ाई की फिक्र थी, अब पढ़ाई का ख्याल नहीं हो रहा महारानी को? कहे तो आज परिचय कराऊं? छवि ने उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। चाहत थोड़ी सकुचाई और बोली, अरे नहीं, कैसी बात कर रही है तू? वह तो तेरे लिए ठीक है। जा जाकर अपना परिचय कर ले। काश कि वह तुम्हारी जगह मेरा दीवाना होता, पर वह तो तुम्हारा आशिक है। मेरी मानो तो उससे प्रेम ना सही, पर मित्रता ही कर लो। पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगा, पढ़ने में सुदृढ़ है और हर लिहाज से तुम्हारे लायक है। अरे चुप कर तू, मैं ऐसी ठीक हूँ, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, उसने दिखावे के मन से कहा। अच्छा रुक। आगे चाहत कुछ बोल पाती कि छवि ने नील को आवाज़ लगा दी। नील छवि की पुकार सुन उसके सामने आ खड़ा होता है। साथ साथ हर्ष भी वहीं आकर खड़ा होता है। देखो, ये चाहत तुमसे कुछ कहना चाहती है। छवि इतना बोल वहाँ से आगे जाने लगी। तभी मुड़ी और हर्ष से बोली, तुम्हें क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? हर्ष छवि की बात सुन बड़बड़ाते हुए उसके पीछे हो लिया। छवि और हर्ष धीमे धीमे कदमों से उनके आगे चल रहे थे। चाहत और नील उसी चाल से उनके पीछे पीछे बढ़ रहे थे, पर वह दोनों एक दूसरे से बिना बात किए सिर्फ मुस्कुराए जा रहे थे। अरे, ना हाय ना हेलो, क्या बात हुई? छवि रुकी और हंसते हुए बोली, और फिर ऐसे चुप्पी साध ली
जैसे कितना गंभीर मसला हो। पर छवि की बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। छवि वापस पास आई और पीछे पीछे हर्ष भी आने लगा। तभी वह हर्ष से बोली, तुम यहीं खड़े रहो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, और हंस दी। हर्ष लज्जावश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लज्जा से पानी पानी हो गया था। वह सकपकाते हुए अपनी जगह ठिठक गया। अच्छा सुनो, चाहत के कुछ नोट्स बाकी हैं तो तुम अपनी नोट्स बुक चाहत को दे देना, जिससे वे अपने नोट्स पूरे कर लेगी, ठीक है? और हाँ, छवि इस तरह से बोले जा रही थी कि जैसे मैं मुझे कितने अरसे से जानती हो। मैंने जवाब में सहमति से अपना सिर हिला दिया। चाहत यह देख मन ही मन मुस्कुरा दी। ये छवि भी ना ऐसे हुक्म जमा रही है जैसे कोई स्कूल टीचर हो। हैरानी मुझे इस बात की थी कि अचानक ही दोनों के तेवर बदल गए थे। किंतु मुझे क्या, मुझे तो चाहत के करीब आना था, और जरिया भी बहुत अच्छा था, नोटबुक का। कुछ देर में हम हंसी ठिठोली करते वहाँ से स्कूल पहुँच गए। उस दिन के बाद चाहत मुझे जहाँ भी दिखती एक हल्की सी नेह भरी मुस्कान जरूर देती, और कभी कभार मौका देखकर हम दोनों बात भी कर लिया करते थे। उसे भी मुझसे बात करना अब अच्छा लगने लगा था, परंतु एक भय जरूर रहता उसे अपने भाई जी का। उससे बात करके मैं खुद को उल्लासित महसूस करता। मेरी स्वयं की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब आंखें हर घड़ी उसी को तलाश करती। जिस दिन अगर मैं उसको ना देख पाता तो ऐसा लगता जैसे अंतस के भीतर कहीं सूनेपन ने अधिकार जमा लिया हो। प्रेम ने हम दोनों के अंतस में जगह बनानी शुरू कर दी थी। बस बाकी थी तो इजहार की आँच को साहस की हवा लगनी। मेरे मन का आमोद मेरे चेहरे पर दिन छलकने लगा था। एक दिन मैं आईने के सामने खुद को निहार रहा था कि तिवारी जी ने मुझे टोक ही दिया। क्या बात है, दिन पर दिन चेहरे की रौनक बढ़ती जा रही है। तभी माँ बीच में बोल पड़ी, देखिए जी, हमारे बेटे को नज़र न लगाइए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। लगता है उसके हृदय में किसी बला का आगमन हो चुका है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। मैं तिवारी जी की बात को सुनकर झेप गया। मेरे चेहरे के भाव को माँ ने अच्छे से परख लिया था। माँ मेरे समीप आकर लाड़ लड़ाते हुए बोली, कौन है बेटा वो खुदकिस्मत जिसने हमारे बेटे का यह हासिल कर रखा है? माँ, अब आप भी। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तो उसी दिन समझ चुकी थी जब तिवारी जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बेटा बाड़ी में काम करने की बात कर रहा था। और वो लड़की, क्या नाम बताया था जी उसने? छवि, तिवारी जी ने तपाक से बोले। हाँ हाँ, छवि, जो पूरब टोले से यहाँ तुम्हें खोजती हुई आई थी और तुम्हारे बारे में ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई सीआईडी हो। मतलब वो यहाँ आई थी? हाँ, कि उसने नहीं बताया तुम्हें? वो आई भी थी, तुम्हारे स्टडी रूम में बैठी भी थी, तुम्हारी नोटबुक मांग रही थी। तुम नहीं थे तो उसने कहा कि वह स्कूल में मांग लेगी। हाँ हाँ, मैंने दी थी उसे। मैं हिचकिचाते हुए बोला। दिन में सैकड़ों बार मन आकाश की सैर कर रहा था, जैसे चाहत अपनी बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रही हो। किंतु हालिया दिल कभी बयान ना हो पाता। प्रेम बीज उर्वरा के अंतस में सलीके से भीग चुका था। बस बाकी थी दो कोपले फूटनी। हमारी मित्रता धीरे धीरे समय के साथ सियानी होती जा रही थी। हम चारों में घनी मित्रता हो चुकी थी। हम चारों अब साथ में स्कूल जाया करते, साथ खेला कूदा करते, साथ में ही अपना टिफ़िन किया करते। एक दिन किसी कारणवश हर्ष और छवि स्कूल नहीं आए थे। उस दिन न जाने पढ़ने में दिल क्यों नहीं लग रहा था। आधे पहर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उस वक्त क्लास में हम दोनों के सिवा कोई दूसरा नहीं था। मैंने चाहत से कहा, क्यों ना आज हम स्कूल से भाग चलें और चलकर नदी किनारे रामधनी के पास जाकर बैठेंगे और स्कूल का समय पूरा होते ही अपने घर को लौट जाएंगे। वह मुझसे कुछ न बोली, पर लजाती सकुचाती झुकी, उसकी पलकें अपनी स्वीकृति दे रही थीं। मैंने झट से खिड़की के रास्ते अपनी और उसकी किताबें बाहर गिरा दीं और उसका हाथ थाम उसे बेंच से उठा दिया। मेरे हाथ को थामे चाहत चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कुछ ही क्षण में हम अपनी किताबें लिए नदी की ओर चल दिए। चौमासे के दिन थे। आकाश में कारी कारी बदरा मेघदूत सूरज के साथ लुका छुपी करने में मगन थी। पूरब से पुरबैया बयार मध्यम वेग से बह रही थी। सफ़ेद सलवार और नीले रंग की कमीज, सलीके से गुथी दो चोटियाँ
उनमें से निकली एक लट जो उसके दाहिने गालों को पवन के वेग का साथ पाकर चूम रही थी, जिसे वह अपनी अंगुलियों से बार बार हटाती और अपनी चुन्नी को ठीक करती, जो पवन के वेग के साथ बार बार उड़ रही थी। वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। हम चारों जब भी साथ होते तो एक दूसरे की टांग खींचते, हंसते, अटखेलियाँ करते, अल्लड़ की तरह कूदते रहते थे। पर आज अल्लड़पंती और अटखेलियों ने खामोशी को पनाह दे रखी थी, जैसे हम अजनबी हों। बहुधा अनकहे प्रेम में खामोशियों का ही एक सर्ग होता है। जब दूर हो तो मन में ढेरों बातें करने की जिज्ञासा रहती है, किंतु पास होते ही जैसे होश सिल जाते हैं। परंतु मन में उठे जज्बातों का गुबार जुबां पर आकर बिखर ही जाता है। हम खामोशी से चलते चलते दामोदर नदी के किनारे रामदनी वृक्ष के कंक्रीट से बने पक्के चबूतरे के पास पहुंच चुके थे। हम दोनों वृक्ष के नीचे असहजता से बैठे कलकल बहती दामोदर नदी की मटमैली जलधारा को निहार रहे थे, जो किनारे से टकराकर नया राग छेड़ रही थी। हम यूं ही मौन कुछ देर बैठे रहे। आकाश में घुमड़कर छाए मेघों को शायद हमारी खामोशी रास न आई और कुपित होकर वह जमकर बरसने लगी। हम चबूतरे पर बैठे अपने आप को बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ क्षण में हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। चाहत अपने भीगे हुए चेहरे को अपनी चुन्नी से पोंछ रही थी, पर मेरे पास अपने चेहरे की बूंद साफ करने के लिए कुछ नहीं था। मैं अपने गीले बालों से टपकती बूंदों को अपने हाथों में समेट रहा था। तभी चाहत अपनी चुन्नी को मेरी ओर बढ़ा देती है। मैं उसकी चुन्नी से अपना मुंह पोंछने लगा, किंतु अभी भी हमारे बीच वैसी ही खामोशी पसरी हुई थी। हम मौन के तटबंध को तोड़ना तो चाहते थे, किंतु हृदय में उठे प्रवाह को होठों तक लाना बेहद मुश्किल हो रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चाहत के चेहरे पर उदासी के भाव झलकने लगे थे। उसकी उदासी मेरी चेतना को छीड़ कर रही थी। तभी वह अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, अब इन भीगे कपड़ों के संग हम घर कैसे जाएंगे? वह मुरझाए हुए लहजे में बोली, माफ़ करना, अगर मुझे पता होता कि बरखा हो जाएगी तो मैं कतई स्कूल से तुम्हें लेकर यहाँ आने की बात न सोचता। मैं इतना बोलकर खामोशी से अपनी पलकें झुकाए अपराधी की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। अनायास ही वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस मनोदशा ने मुझे सदमे में डाल दिया। अगले ही पल, अरे बुद्धू, हम तुम्हारे कहने पर नहीं आई थी। हम तो स्वयं ही आना चाहती थी। तुम्हारे साथ एकांत में कुछ लम्हे बिताना चाहती थी, जिसे मैं अपना कह सकूं और ताउम्र अपनी यादों में संजोकर रख सकूं। वह मुस्कुराई और फिर चुप हो गई। उसकी बातों से मेरे चेहरे पर उत्सुकता उमड़ आई। मेरी भी तो यही तमन्ना थी कि उसके प्रेम को झील के ठहरे पानी की तरह अपनी यादों में हमेशा हमेशा के लिए सहज कर समेट लूं। तुम्हें पता है, हमें बरखा बेहद पसंद है। खासकर यूँ खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेतों में लहलहाती फसलों को देखना और उसके बीच मेड़ों पर छमछम करती बारिश की बूंदों का गिरना, टर टर करते मेंढकों का कोलाहल किसी संगीत से कम थोड़ी ना लगता है। वह बिना सच्चाई सी जी खोल कर बोल रही थी। उसके चेहरे पर विस्मय ही खुशियों की चमक उगाई थी। तुम्हें पता है, आज छवि और हर्ष स्कूल क्यों नहीं आए? क्यों? मैंने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि हमने उन्हें आज स्कूल आने के लिए मना किया था। लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों किया था? मैंने हैरानी से पूछा। अगर हम उन्हें मना नहीं करती तो भला हम लोग यहाँ कैसे आते? और ख़ास बात यह कि छवि और हर्ष एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह बोल वह हंस दी। पर तुम्हें कैसे पता? वे दोनों तुम्हारी तरह फट्टू थोड़ी ना हैं। इतना कहकर वह ठहाका मार के हंस पड़ी। जिस सहजता से वह छवि और हर्ष के प्रेम प्रसंग के बारे में बता रही थी, मैं उसके चेहरे की चंचलता को ताज्जुब होकर निहार रहा था। उसका चेहरा सर्दी की भोर में खिले ओसलिप्त पुष्प के समान नजर आ रहा था। जी कर रहा था उसे कस के अपनी बाहों में भर लूं और गले से लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, किंतु ऐसा करने का साहस मुझ में ना था। वो सहजता से बोले जा रही थी और मैं चुपचाप उसके हिलते गुलाबी होठों को अपलक निहार रहा था। कहते हैं, प्रकृति हमेशा ही दो मोहब्बत करने वालों की सहायक रही है, चाहे वह पुष्पों से सजे वृक्ष हों या फिर कलकल बहती नदी की किनारा। मेघ भी तो सहायक बन बैठा था जो धरती पर उतर आया था। समूचा वातावरण भी मेघ के अंधकार से धूमिल होता जा रहा था।
पर एक संकोच की डोर जो टूटते न टूट रही थी, जिसे बरखा तोड़ने का सामर्थ्य तो कर रही थी, पर वो भी असहाय जान पड़ रही थी। दूर दूर तक छितराई हरियाली, खेतों में लहलाती धान की फसलें, जिन पर बारिश की रिमझिम बूंदें अपना डेरा जमाए, जो उसकी चादर में तब्दील हो चुकी थी। ऊपर से नदी का किनारा, जो मन में उल्लास भर रहा था। रिमझिम बरसती बरखा, मनोवांछित एकांत, सब कुछ अनुकूल ही था। इतना कुछ होने के बावजूद भी मन हालिया दिल बयां करने की इजाज़त नहीं दे पा रहा था। शायद मन के भीतर एक कोने में कहीं भय छुपा बैठा था कि कहीं वो मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार करने की बजाय कुपित न हो जाए, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। वह देखो, नदी में ऊपर से गिरती बरखा की बूंदों को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे ओले बरस रहे हों। आज ऐसा अंदेशा लग रहा है कि जैसे अभी बारिश होने के और आसार हैं। वह मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, पर तुम्हें कैसे पता कि अभी और बारिश होने वाली है? वह देखो, नदी की ऊपरी सतह पर कैसे बुलबुले नजर आ रहे हैं, जो बारिश की बूंदें पड़ने पर उगते चले जा रहे हैं। कहते हैं पानी की सतह पर जब बड़े बड़े बुलबुले नजर आते हैं तो बारिश जमकर होती है। वह बेबाकी से बोल रही थी। संकोच की डोर मानो जैसे कमजोर पड़ रही हो। उसकी बातें सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंस पड़ा। प्रकृति का मनमोहक दृश्य और उसके चेहरे की मासूमियत और छुअलपन मेरे अंतस में धंसता जा रहा था। कितना निश्चल और कितना सरल होता है प्रेम, जो सिर्फ अपनी धुन में ही रमता जाता है। जो उसकी बातों से एतवार तो हो रहा था, परंतु उस एतवार को स्वीकृति मिलनी अभी बाकी थी। तभी अचानक आकाश में जोर की बिजली गर्जना के साथ कौंध उठी, जिसके दूधिया प्रकाश से पूरी प्रकृति चमक उठी। उस बिजली की कड़कड़ाती गर्जना से चाहत भयभीत होकर अपनी आंखें मूंदे मुझसे लिपट पड़ी। उसके तन की छुअन और बाहों की कसावट से मेरा रोम रोम सिहर उठा। उसके बदन की तपिश से मेरे भीतर संकोच की डोर पिघलती चली गई। उसकी सांसों के प्रवाह में इतनी तपिश थी कि मेरी धमनियों का ठहरा रक्त अत्यधिक गतिशील हो गया था। जी में तो आया कि उसकी मुंदी हुई पलकों को अपने होठों से चूम लूं और सिर पर उसके दिलासा की एक हल्की सी थपकी दे दूं और कह दूं कि मैं हूं ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले ही पल उसने अपनी बाहों की कसावट से मुझे ऐसे आज़ाद किया जैसे वह मुझसे लिपट कर कोई बड़ा अपराध कर चुकी हो। वह अपनी झुकी पलकों से सकचाई हुई बोली, माफ़ करना, हम बिजली की गर्जना से डर गई थी, और चुप हो गई। उसके चेहरे पर लज्जा की जो लकीरें उगाई थीं, वह साफ झलक रही थीं। लज्जा से वशीभूत उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं चुपचाप उसकी झुकी पलकों का उठने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक एक बार फिर से आकाश में बिजली कड़की। उसकी कड़कड़ाती ध्वनि ने फिर एक बार पुनः उसे मुझसे लिपटने पर विवश कर दिया। वह डरी सहमी कपकपाती हुई मुझसे लिपट गई, मगर उसकी बाहों की कसावट इस बार पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी। उसकी इस छुअन ने मेरे मन के भीतर के संकोच को समेटकर बाहर ला पटका। आखिरकार संकोच का तटबंध धराशायी हो ही चुका था। मैं अपने साहस को बटोर अपने मन की बात को होठों पर लाते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मतलब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी पलकें नीचे किए खामोशी से उस चबूतरे से उतरने लगा। बारिश भी मद्धम हो चुकी थी। उसका जवाब ना पाकर मैं हकलाते हुए फिर बोला, मैंने बस अपने मन के भाव को आज शब्दों में पिरोया है, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। अगर तुम्हारे मन को मेरे कहे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना। अरे बुद्धू, बस इतनी सी बात कहने के लिए तुम हमें यहाँ लेकर आए? यह तो तुम हमें स्कूल में भी कह सकते थे। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस हंसी को देख मैं समझ नहीं पाया कि वह मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकृति दे रही थी या फिर मेरा उपहास कर रही थी। उसकी चेहरे की हंसी प्रीत में घुलती चली गई। वह धीरे से बेझिझक मेरे सीने से लगते हुए बोली, हमें इस क्षण का कब से इंतजार था। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूमा और अपनी बाहों में भर लिया। वह खामोशी से मेरी बाहों में सिमटती चली गई, जैसे हम दो बदन एक जान हो गए हों। बरखा अभी भी हौले हौले अपनी मौजूदगी जता रही थी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जब तुम्हें इस पल का इंतजार था तो तुमने क्यों नहीं बोला?
अरे बुद्धू, लड़कियां थोड़ी ना पहल करती हैं। पहल तो लड़कों को करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियां संकोची होती हैं, ना कि तुम्हारी तरह बेशरम। अच्छा जी, तो हम बेशरम हैं? अरे हमारे कहने का आशय ये नहीं है कि तुम बेशरम हो। हम तो ये कह रहे थे कि अक्सर लड़के ऐसे ही होते हैं। वैसे चाहत, मुझे प्यार जताना नहीं आता। अगर तुमको मुझसे कभी कोई शिकवा हो तो कह देना, किंतु कभी मुझसे खफा ना होना, वरना तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। अभी मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेरे होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करना। प्रेम तो तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी आंखों से सब पढ़ लिया करेंगी। मैं नील और तुम चाहत, कितना सुंदर संगम है हमारा। मैं हर घड़ी अपने नाम की भांति जीवन भर तुम्हारी तकलीफ़ों के मध्य एक पहाड़ बनकर अडिग खड़ा रहूँगा। भले ही तुम्हें नज़र ना आऊँ, बशर्ते तुम भी अपने नाम की तरह मेरे प्रति प्रेम और स्नेह की मंशा को जीवित रखना। नील, तुम हर घड़ी मुझ में मेरी सांस बनकर चलते रहोगे, मेरी धड़कन बनकर हमेशा मेरे दिल में धड़कते रहोगे। आज के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खोए हुए ढेर सारी बातें की। बारिश भी थम चुकी थी। हम चबूतरे से उतरकर एक दूसरे का हाथ थामे नदी की बहती धारा को अपलक निहार रहे थे। उस पल चाहत मुझ में सिमटी अपना अस्तित्व भुला चुकी थी और मैं उसके प्रेम को अपने अंतस में सहेजे जा रहा था। अगले दिन सुबह मौसम साफ हो चुका था। मैं माँ के जागने से पहले ही उठकर नित्य क्रिया के बाद अटारी पर जा पहुँचा। सूर्यदेव अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे। मेरे आंगन में गुलमोहर के वृक्ष पर लदे पुष्प अपनी आभा बिखेरने के लिए सूर्यदेव की प्रतीक्षा में पलके बिछाए मंद मंद बहती हवा के बेग में झूम रहे थे। मैं चाहत के संग बीते कल के लम्हों को याद कर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चेहरा पुष्प के समान खिला हुआ था। मन में कल्पनाएं सुदृढ़ होती जा रही थीं और आंखों में चमक छितराई हुई थी। तभी माँ ने मेरे कमरे के समीप पहुंचकर आवाज़ लगाई, बेटा नील, उठ जाओ, सुबह हो गई है। जो नितिन माँ भोर में किया करती थी। मैंने शरारत से अटखेलियाँ करते हुए अटारी से नीचे की ओर झांकते हुए कहा, क्या माँ, आज तो सोने दो, स्कूल का अवकाश है। माँ मेरी ओर देखते हुए स्तब्ध रह गईं। अरे नील, तुम कब जागे? वह आश्चर्यचकित होकर बोली। थोड़ी देर हुई माँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। माँ विस्मय ही मेरे खिले चेहरे को अपनी आंखों में ने भरते हुए देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो माँ? देख रही हूँ अपने बेटे को, जो आज तक बिना मेरे जगाए नहीं जागता, पर आज वह स्वयं ही जाग चुका है। और देख रही हूँ दिन पर दिन उसका स्वभाव, उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों की चमक, उसकी बदलती आदतें, जो अब भिन्न नज़र पड़ रही हैं। माँ की बातें सुन मुझे हंसी आ गई, किंतु यह सत्य था कि जब से मैंने चाहत को देखा था, मैं वाकई बदल चुका था। इस बात का आभास स्वयं भी मुझे होने लगा था। तभी तिवारी जी भी वहाँ आ धमके और बोले, अरे भाग्यवान, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। और मुस्कुरा दिए। आप ना जी, बीच में बिना टुक नहीं रह सकते, माँ खींचते हुए बोली। अरे हमने बोलकर कौन सा अपराध कर दिया जो आप चिढ़ रही हैं? तिवारी जी तपाक से बोले। ठीक है, अब आप चलिए और जल्दी से बाड़ी से जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लाइए। माँ तिवारी जी पर रोब झाड़ते हुए बोली। अरे, ये तो आप अपने लाडले से भी मंगवा सकती हैं, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तिवारी जी सधे हुए मन से बोले। हाँ तिवारी जी, ये ठीक रहेगा, हम चले जाते हैं, आप यहीं रहें। मैं उत्फुल्ल मन से बोला। ठीक है, साथ में थैला लेकर जाना, माँ हिदायत से बोली। मैं खुशी खुशी अपनी बाड़ी की ओर चल दिया। गली में छवि के घर के पास खड़ा मुझे हर्ष नजर आया, जो मुझे आता देख सकपका गया। जैसे ही मैं उसके समीप पहुंचा, वह सच्चाई दशा में हौले से झेपते हुए मुस्कुरा दिया, जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो और वह अपनी सफाई देने के लिए शब्द नहीं जुटा पा रहा हो। अरे, तुम इधर कहाँ जा रहे हो नील? वह हिचकिचाते हुए बोला। वैसे मैं तुमसे यही पूछूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में प्लीज़।